सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। आज मैं कौशिक सर आपके लिए लेके आ चुका हूँ साइंस 2 का एक नया चैप्टर, जिसके अंदर हम लोग PYQ सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के। ओके, सो बेसिकली आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 8, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो जहां तक अभी हमारी जो सीरीज में चल रहा था, हमने अभी तक 7 चैप्टर्स हमारे PYQ सीरीज में कंप्लीट कर दिए हैं और ये हमारा 8वां चैप्टर है। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आपके मतलब सेल के बारे में बताने के मतलब बोलते हैं ना, बेसिकली आपके सेल के बेसिस पे है। और बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या देखने वाले हैं आगे और अभी हमें क्या देखना है उसके बेसिस पे। सो अगर मैं शुरू करूं तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल बायोलॉजी क्या होती है। देखिए, सेल बायोलॉजी मतलब आपका मतलब बोलते हैं ना साइंस 2 का एक ऐसा फील्ड, मतलब बायोलॉजी का एक ऐसा फील्ड, एक ऐसा स्ट्रीम जिसके अंदर हम लोग सिर्फ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके बोल सकते हो कि उनके यूजेस क्या हैं, उनसे हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कैसे बदलाव ला सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर दूसरे पार्ट में हम लोग देखें तो दूसरा पार्ट हमारा ये चैप्टर का होगा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायो बायो मतलब क्या? बायोटिक ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग कैसे अपने टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटिक ऑर्गेनिज्म, इसी को हम लोग पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। ओके, सो बेसिकली जैसे कि हम लोग ने हमारे सारे वीडियोस में किया था, हम इस वीडियो में भी वही करेंगे। एक साइड में टेक्स्ट बुक रखेंगे, एक साइड में PYQ के क्वेश्चंस रखेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करते चलेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। ओके, तो सबसे पहले हमारे आते हैं चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ओके, देखो कैसा होता है ना, बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, हमने बहुत बार ऐसा नोटिस किया है कि जो बच्चे होते हैं ना वो ये फिलिंग इन द ब्लैंक्स, कोरिलेशन वाले क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, इन सबको क्या करते हैं ना, हल्के में लेते हैं और इनके मार्क्स जो होते हैं ऐसे ही गवा देते हैं। बट अगर आप टेक्स्ट बुक थोड़ा अच्छे से रीड कर रहे हो, आप मतलब बोलते हैं ना चीजों को थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करके ले रहे हो, तो इनके आंसर्स ना बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। बहुत मतलब बहुत ज्यादा, मतलब इजीली आप ये सॉल्व कर सकते हो अगर ना आपने टेक्स्ट बुक पूरा गो थ्रू किया है तो। मैं वही करने वाला हूँ। हम टेक्स्ट बुक मतलब बोलते हैं ना, हमने एक साइड पे हमारे PYQ के क्वेश्चंस खोले हैं, एक साइड पे हमने टेक्स्ट बुक खोला है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि बोलते हैं ना ये क्वेश्चन के आंसर आपको टेक्स्ट बुक में कहाँ मिलेंगे। वो अगर वो टॉपिक थोड़ा मतलब बोलते हैं ना डिफिकल्ट होगा तो एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। और बेसिकली इससे पहले जो हमने मतलब ये एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर हम लोग ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बातचीत की थी कि कौन सा चैप्टर कितना मार्क कैरी करता है, तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि कौन से क्वेश्चंस जो है या फिर कौन से जो टॉपिक्स है वो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे कौन से चैप्टर से। तो अगर आपको वो सब जानना है तो प्लीज हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उनको एक बार गो थ्रू करके लीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, ऑर्गन लाइक डैश कैन बी डोनेटेड आफ्टर डेथ। अगर मैं बोलूं कि इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर ना मैं सब कुछ मतलब बोलते हैं ना सब सब आंसर में टिक कर सकता हूँ, क्योंकि आज के टाइम पे एक ऐसा मतलब बोलते हैं ना इतना डेवलपमेंट हो गया हमारे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कि हम लोग ना सारे ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं आफ्टर डेथ। बट अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। मतलब ऐसे भी कुछ ऑर्गन है जो कि ना हम लोग जिंदा रहते समय भी डोनेट कर सकते हैं। देखिए कैसा होता है ना, कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं कि अगर जैसे अभी मेरे पास 2 किडनी है, मैं जिंदा हूँ। एक नॉर्मल आदमी कैसा हो सकता है ना, एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है, तो मैं अपनी एक किडनी को क्या कर सकता हूँ, दूसरे को डोनेट कर सकता हूँ। तो ये मेरे जिंदा रहने के बाद मतलब बोलते हैं ना जिंदा रहते रहते मैं डोनेट कर रहा हूँ। बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, आफ्टर डेथ, मतलब एक ऐसे ऑर्गन को हमें बताना है जो सिर्फ हम आफ्टर डेथ ही डोनेट कर पाएंगे, डेथ के पहले डोनेट नहीं कर सकते। मतलब अगर उसको डोनेट कर देंगे तो हमारी लिविंग ही खतरे में आ जाएगी। ओके, सो देखते हैं इसका आंसर। स्किन, क्या हम स्किन को डोनेट कर सकते हैं? हाँ, हम जिंदा रहते रहते स्किन को डोनेट कर सकते हैं, तो आफ्टर डेथ वाले में तो इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये हमारा एक बोलते हैं ना ये गलत, तो मैं इसको एक क्रॉस टिक कर देता हूँ। दूसरा, इसको मैं थोड़ा मतलब रखता हूँ एक उसमें कि हार्ट। हार्ट देखिए, जिंदा रहते रहते तो कोई आदमी अपना हार्ट डोनेट नहीं कर सकता, तो इसको मैं रखता हूँ कि हाँ चलो ये मेरे को इस पे थोड़ा डाउट है, इसको मैं टिक पे रख रहा हूँ। ओके, बोन्स, क्या जिंदा रहते रहते मैं बोन्स को डोनेट कर सकता हूँ? अगर बेसिकली देखिए कैसा होता है ना, आज के टाइम पे हमने देखिए एक दो केसेस ऐसे भी सुने हैं मेडिकल फील्ड में कि ना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको पैरालिसिस हो जाता है, जिनके जो कमर के नीचे का हिस्सा है, कमर के ऊपर का हिस्सा नहीं वर्क करेगा। तो वो लोग क्या करते हैं मालूम है, वो लोग ना अपने मतलब जो ऐसे बोन्स है जो कि मतलब दूसरों के काम आ सकते, तो वो उन्हें डोनेट करते हैं। तो इसका आंसर मतलब बोलते हैं ना ये भी नहीं होगा, बोन्स को भी हम डोनेट कर सकते हैं जिंदा रहते रहते।
अगला है लंग्स, क्या लंग्स को डोनेट कर सकते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि ना देखिए आपके पास ना, आप बोलते हैं ना थोड़ा अगर दिमाग अगर लगाएंगे आप, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हम अपने लंग्स को डोनेट कर सकते हैं जिंदा रहते रहते। आप अपना दिमाग लगाइए। मेरा आंसर तो ये है कि नहीं, हम अपने लंग्स को भी डोनेट नहीं कर सकते जब हम लोग जिंदा रहेंगे तो। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे दो ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, एक लंग्स और एक हार्ट। तो आप दोनों को भी अल्टरनेट बेसिस पे यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए यही जो एक चीज होती है जो बच्चों के मन में क्या लाती है, एक डाउट क्रिएट करती है, एक शंका क्रिएट करती है कि इसमें से हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे आप अगर दोनों भी आंसर लिखोगे तो वो दोनों भी आपका क्या जाएगा, राइट जाएगा। और बेसिकली ये आपके मार्च 2022 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। सो थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर आप करेंगे ना, चीजों को थोड़ा रेक्टिफाई करके, जैसे अभी मैंने एक एक चीज थोड़ी सोची और फिर उसके बाद उसका आंसर निकाला, तो आप एकदम इजीली ये कर लोगे। ठीक है, तो चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज द डैश फॉर इंप्रूविंग द प्रोडक्शन बाय लॉन्चिंग NKM16। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसे मतलब बोलते ना क्या चीज का प्रोडक्शन को क्या किया है, बढ़ाया है, मतलब बोलते ना उसको एनहांस किया है बाय क्या, बाय लॉन्चिंग NKM16। अब ये NKM16 क्या है और क्या चीज का प्रोडक्शन है? तो अब देखिए ये प्रोडक्शन वाला किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में आता है। तो चलो बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में चल देते हैं, वहां से इसका आंसर हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आ गए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी वाले पार्ट में, आ गए प्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो अगर मैं आपको बताऊं, देखियो मुझे तो इसका आंसर पता है, बट अगर एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल स्टूडेंट इसका आंसर ढूंढेगा ना, तो मैं उसको यही बोलूंगा कि उसको लाइन बाय लाइन गो थ्रू करना चाहिए। अगर वो लाइन बाय लाइन गो थ्रू करेगा ना, तो वो इजीली समझ जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सो NKM16 जिसका जो फुल फॉर्म है क्या है, नील क्रांति मिशन। नील मतलब क्या, हमारे भारतीय संस्कृति में नील का मतलब होता है पानी। तो नील क्रांति मिशन करके एक मिशन इंडिया मतलब बोलते ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू किया था, कब, 2016 में। जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे थे मालूम है, हम लोग ना जो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनको ऐसे प्रोसेस करके मार्केट में ला रहे थे ताकि वो लंबे समय तक क्या कर पाए, चल पाए। मतलब अब देखिए पहले के टाइम पे कैसा होता था कि जो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे फिशेस या फिर और जितने भी एक्वेटिक प्रोडक्ट्स है, वो ना सिर्फ वही लोग यूज कर पाते थे जो सी शोर्स के किनारे पे रहते हैं, या फिर जिनके आजू बाजू ऐसा मतलब बोलते हैं ना रिसोर्सेस है जहां से उन्हें वो एक्वेटिक प्रोडक्ट्स मिल पाए। बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया है ना कि बहुत सारी कंपनीज है जो विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्ट्स को एनहांस करके मार्केट में लेके आ रही है और दूर दूर तक उसको क्या कर रही है, भेज रही है। सो बेसिकली ये नील क्रांति मिशन में भी हमने वही किया था। इंडिया के अंदर जितने भी एक्वेटिक प्रोडक्ट्स थे उनको एनहांस किया गया, उन्हें प्रोसेस किया गया और फिर उन्हें क्या किया गया, मार्केट में लाया गया फॉर देयर यूजेस। ओके, सो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, पिसीकल्चर। मतलब क्या, फिशेस से रिलेटेड वाला जो भी मतलब वो कल्चर रहता है उसे हम पिशी कल्चर बोलते हैं। तो ये उसका आंसर होगा। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चंस है, अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना आप तो बहुत इजीली आप कर लोगे, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। देखिए हम 7 वीडियोस तक अभी तक साथ में हैं, जहां तक मैंने आपको 7 लेसन के क्या बताए थे, PYQ बताया। तो इतना अगर आपने मेरे PYQ देखे हैं ना, तो मुझे इस बात पे तो भरोसा है कि आप ये एकदम इजीली समझ जाओगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं देखा है, जिनके लिए पहला वीडियो है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जितने भी पहले के 7 वीडियोस है ना, वो प्लीज जाके देखिए। और सिर्फ साइंस 2 के ही नहीं, हम अपने चैनल पे मैथ्स, साइंस 1 और भी अलग अलग मतलब बोलते हैं ना सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालते हैं, तो उन सबको भी मैं बोलूंगा प्लीज रिफर करें। ठीक है, जिसके चलते आपका क्या होगा, थोड़ा बोलते हैं ना बेनिफिट होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोटीन लाइक इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड अगेंस्ट डैश डिसीज। ठीक है, अब क्या बोला है, एक प्रोटीन है जिसका नाम है इंटरल्यूकिन। ठीक है, अब ये जो लुकिन है, इंटरल्यूकिन जो प्रोटीन है, ये किसके अगेंस्ट में ज्यादा यूजफुल है? अच्छा, लुकिन नाम से तुम्हें कुछ रिलेट हो रहा है क्या, रिलेट हो रहा है? हाँ, वही जो आपके दिमाग में क्लिक हुआ, लुकीमिया। लुकीमिया इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, जिसे हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटरल्यूकिन जो प्रोटीन है ना, वो असल में कैंसर जैसे डिसीज से लड़ने के लिए डेवलप किया गया था। सो बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा आपका, कैंसर। इसका आंसर है आपका कैंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The dash bacteria are useful for cleaning the hydrocarbon and oil pollutant from the soil and water.
ठीक है, इसका आंसर अगर मैं बोलूँ ना तो ये आपने लास्ट चैप्टर में भी देखा है, 7th चैप्टर में भी देखा है, और अगर किसी बच्चे ने ना 8th चैप्टर को थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो उसको भी इसमें आंसर मिल जाएगा उसका। चलो आपको दिखाता हूँ कि 8th चैप्टर में आपको कहाँ मिलेगा इसका आंसर। ये देखिए, ये जो क्लीनिंग एंड ऑयल स्पिलेज इन ओशन, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिलेज इन ओशन, देखो ये क्या है ना, ये ऐसी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। देखिए जो फ्यूल की नीड है वो हर कंट्री को पड़ती है, ठीक है। तो जो कंट्री में ज्यादा फ्यूल होता है उससे फ्यूल को मतलब बोलते हैं ना इंपोर्ट किया जाता है, लेके आया जाता है, ठीक है। तो अब जब वहां से लेके आ रहे हैं तो देखो बहुत सारे वेज होते हैं, या तो आप एयर वे से लेके आ रहे हो, वाटर वे से लेके आ रहे हो, या फिर लैंड वे से लेके आ रहे हो, ओके। सो जब वाटर वे से ऑयल्स या फिर ऐसी चीजों को, फ्यूल्स को लेके आया जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि ड्यू टू ह्यूमन एरर या फिर मैकेनिकल एरर, जो मशीन्स होते हैं या फिर जो कंटेनर्स होते हैं जिसमें से ऑयल लेके आया जा रहा है, उसके अंदर ना थोड़े से मतलब लीकेज कहीं पे देखने मिल जाए, या फिर कुछ ऐसे मतलब कुछ अलग ही प्रॉब्लम आ जाए, तो उसके चलते क्या होता है ना, जो ऑयल होता है वो ओशन में पूरी तरीके से स्पिल हो जाता है। तो उसको हटाने के लिए हम एक बैक्टीरिया का यूज करते हैं जो ऑयल को क्या करता है, कंज्यूम करता है, जिसके चलते जो ओशन का जो ऑयल है ना वो क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, और ओशन भी साफ हो जाता है, ओके। सो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कौन सा है वो, कौन सा वो बैक्टीरिया है। देखिए देखिए देखिए, आ गया इधर पे, सूडोमोनस करके बैक्टीरिया है, जो कि मतलब आपको यहाँ पे ऑयल स्पिलेज के लिए यूज होता है। यहाँ पे तो आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दिया है, बट अगर आपको उसके बारे में देखना है ना तो मैं आपको 7th चैप्टर में भी लेके आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑयल स्पिलेज वाला जो आंसर था, हाँ ये देखिए जो ऑयल स्पिलेज वाला आंसर था, तो हमने वहां पे देखा था, देखो कौन से बैक्टीरिया है, सुडोमोनास एसपीपी एंड एल्केनोवोरैक्स। ये जो दो बैक्टीरिया है वो ऑयल स्पिलेज को साफ करने के लिए काम आते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे ऑप्शन में देखिए सुडोमोनास है, सो बेसिकली इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सुडोमोनास, जो कि ऑयल स्पिलेज को साफ करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, ओके। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू और फॉल्स का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। थोड़ा सेंटेंस ना, थोड़ा सा इन्होंने क्या किया, ट्विस्ट करके दिया है। देखिए एक्वेटिक एनिमल्स का यूज किया, चलो इन्होंने एकदम परफेक्ट बोला कि हाँ ब्लू ब्लू रेवोल्यूशन में हमने यही देखा था, नील क्रांति जो मिशन हमने अभी एनकेएम देखा उसमें हमने यही देखा था कि हम एक्वेटिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, थोड़ा एनहांस कर रहे हैं फॉर पब्लिक यूज और फॉर लॉन्ग टर्म यूज, ऐसा हम लोग ने देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे जो सेंटेंस है ना उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोडक्शन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड ब्लू रेवोल्यूशन। किसके मदद से, पानी की मदद से, पानी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को। तो क्या ये सेंस आपको ला रहा है, क्या मतलब बोलते हैं ना, अभी तक देखिए हम लोग, हाँ मैं ये मानता हूँ कि हमने टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत एडवांसमेंट किया है, पर इतनी भी एडवांसमेंट नहीं की है कि हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ये ट्रू और फॉल्स के आंसर में इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द कोरिलेशन। अब कोरिलेशन के बारे में देख रहे हैं। अब ये देखो ये जो कोरिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं और आपको ना कंफ्यूज करने के लिए काफी होते हैं। सो थोड़ा सा दिमाग लगाओ इस पे, तो बहुत इजीली हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंसुलिन, इंसुलिन एक ऐसा, और इंसुलिन के साथ क्या है, डायबिटीज। तो अब देखो इंसुलिन एक ऐसा प्रोटीन है जो कि हमारे पेनक्रियाटिक ग्लैंड में से रिलीज होता है, और वो क्या करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब अगला क्या है, इंटरफेरन। इंटरफेरन को मतलब बोलते हैं ना, इंटरफेरन यहाँ पे दे दिया है, और अब बोला है कि अब ये बताओ कि ये कौन से डिसीज को कंट्रोल करता है। यहाँ पे हमें क्या पता चला, इंसुलिन क्या कर रहा है, डायबिटीज एक डिसीज को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब इंटरफेरन दे दिया, ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। अब हमें ये बताना है कि इंटरफेरन कौन से डिसीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। सो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ना, इसका आंसर है वायरल फीवर बेसिकली, कि मतलब जो इंटरफेरॉन होता है ना वो हमारे जो वायरल फीवर वाले टैबलेट्स होते हैं ना उनके अंदर होता है ये प्रोटीन, जो कि हमारे बॉडी के अंदर जो फीवर होता है ना उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अगर मैं टेक्स्ट बुक में बताऊं कि कहाँ से इसका रेफरेंस आपको मिलेगा और कहाँ से आप कर सकते हो, ये तो हम 7th चैप्टर में आ गए, आ जाओ 8 में आते हैं। तो टेक्स्ट बुक के अंदर अगर मैं बताऊं कि इसका रेफरेंस आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो जो एंटीबायोटिक वाला पार्ट है ना बायोटेक्नोलॉजी के बाद, मेडिसिन वाले में,
जिसमें हम वैक्सीन और ये सब वो कर रहे थे, तो इसके अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा इंटरफेरन के बारे में। यहाँ पे जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन, एंटीजन, जितने भी मतलब ये ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड वाले क्वेश्चंस है ना, इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा रीड करोगे ना तो आपको ये इंटरफेरन का वो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज द ग्रुप ऑफ स्मॉल साइज प्रोटीन ट्रीटमेंट ऑफ वायरल डिसीज, मतलब जो वायरल फीवर होते हैं या फिर जितने भी वायरल डिसीज होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए ये प्रोटीन को यूज किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, वायरल फीवर या फिर वायरल डिसीजेस, जो भी आपको सही लगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब क्या बोला है नेक्स्ट, व्हाइट रेवोल्यूशन। जो कि व्हाइट रेवोल्यूशन होता है वो किसके लिए होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होता है। अब पूछा है ब्लू रेवोल्यूशन, तो ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए होगा, एक्वेटिक प्रोडक्ट्स। यहाँ पे अगर डेयरी आया है मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो ब्लू रेवोल्यूशन किसके लिए आएगा, ब्लू रेवोल्यूशन आएगा एक्वेटिक प्रोडक्ट्स के लिए। देखिए, व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी प्रोडक्ट्स, ब्लू रेवोल्यूशन एक्वेटिक प्रोडक्ट। ओके, इधर जगह थोड़ी कम थी तो मैंने उसको थोड़ा अलग अलग करके लिख दिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, डायबिटीज। आपको एक डिसीज का नाम दिया है। अब आगे देखो क्या दिया है, आगे आपको एक प्रोटीन का नाम दिया है इंसुलिन। तो इससे आपको क्या रिलेशन लगाना है कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा प्रोटीन यूज करते हैं, इंसुलिन का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया है, मतलब अगला उसके आगे क्या दे दिया है, कैंसर दिया है। अब कैंसर दे दिया है, अब आपको ये बताना है कि कैंसर को कंट्रोल करने के लिए हम कौन से प्रोटीन का यूज करते हैं। तो अभी जस्ट हमने फिलिंग इन द ब्लैंक्स में देखा, अब भी देखा ना जस्ट, ये देखो क्या था, प्रोटीन लाइक इंटरल्यूकिन, इसका आंसर मैंने क्या बताया था, कैंसर। तो यहाँ पे कौन सा क्या आएगा आंसर, क्या आएगा आंसर, आपको ये क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो मतलब बोलते हैं ना आपके सामने ही है, बट फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ स्टेम सेल डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेस। अच्छा देखिए स्टेम सेल, अब देखिए अपना ना ये जो चैप्टर है ना, अगर मैं बताऊँ सेल बायोलॉजी और ये मतलब बायोटेक्नोलॉजी है ना, अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये ना आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला हिस्सा जिसके अंदर आप सेल बायोलॉजी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे कि सेल बायोलॉजी होती क्या है, साइटोलॉजी, ये सब के बारे में बताओगे। दूसरा आपका पार्ट रहेगा इसके अंदर स्टेम सेल के ऊपर, जिसमें आप स्टेम सेल के यूजेस, स्टेम सेल का कमर्शियल यूज, उसका बेनिफिट क्या हो रहा है आज के टाइम पे, हम उसको कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ मिलता है, ये वो सब कुछ आप उसमें एक्सप्लेन करोगे। स्टेम सेल वाला पार्ट दूसरा पार्ट होगा। और जो तीसरा पार्ट होगा वो आपका बायोटेक्नोलॉजी का, और वो सबसे बड़ा पार्ट होगा, जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी से हुई हुई डेवलपमेंट, फिर उसके एडवांसमेंट कैसे हो रहा है, ये सब चीजें और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे आप एक्सप्लेन करोगे। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेस। अब कौन से टाइप के स्टेम सेल होते हैं जो आप कलेक्ट कर सकते हो अलग अलग सोर्सेस से। तो एक सोर्स आपका क्या दिया है, अडल्ट स्टेम सेल, और दूसरा क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। मतलब देखो एक ऐसा होता है हम स्टेम सेल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, अडल्ट आदमी में से कलेक्ट कर सकते हैं स्टेम सेल। और एक और एक कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, एम्ब्रियो में से कलेक्ट कर सकते हैं। जो एम्ब्रियो होता है ना, जब मतलब बेबी जो होता है एम्ब्रियो फॉर्म में होता है, तो उधर से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हैं। तो दूसरा वाला क्या होगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल। ओके, सो यहाँ पे आप लिख दो। देखिए अगर मैं लेके चलूँ कि कहाँ पे आपको मिलेगा एम्ब्रियोनिक, देखिए देखो सर हम अपने मन से कुछ नहीं बोलते, जो टेक्स्ट बुक में हम वही बताएंगे आपको। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, अडल्ट स्टेम सेल, दो टाइप के स्टेम सेल होते हैं अकॉर्डिंग टू दी सोर्सेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, गिव एनी टू कमर्शियल यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। टू, यहाँ पे दो पूछा है, मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 बता देता हूँ। देखिए बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लिख डालो, 4 के 4 बेनिफिट है, लिखो आपके 2 मार्क यहाँ पे ऐसे कंफर्म होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, ये एकदम इजी चैप्टर है। मैं अगर सही बताऊं ना, ये 7, 8, 9, 10 ये जितने भी चैप्टर है ना बहुत ज्यादा सिंपल है। बस आपको क्या करना है मालूम है, इसमें ये पूरे थियोरेटिकल चैप्टर्स है। जहां आपने एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ा वहां आपका ये चैप्टर ऐसे आसान होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, थियरी क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। अब देखो सारे थियरी के क्वेश्चन आएंगे, क्या है चलो देखते हैं। डिफाइन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड गिव एनी टू एग्जांपल। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब कैसे क्रॉप्स, देखिए क्या होता है ना, कभी कभी जो ये क्रॉप्स होते हैं ना, क्रॉप्स मतलब जो फसल होती है हमारी, इसको ना हमें अपने अनुसार उसके अंदर हमें चेंजेस चाहिए होते हैं। क्यों, देखिए समय के साथ साथ क्या हुआ, एनवायरमेंट बदला। एनवायरमेंट बदला तो बोलते हैं ना जो क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर हमें फर्क देखने मिला।
कि पहले जो एनवायरनमेंट में क्रॉप्स होते थे, आज के मतलब बोलते ना वही क्रॉप्स को अगर हम आज के एनवायरनमेंट में उगाने की कोशिश करेंगे तो क्या वो उगेंगे? नहीं, वो नहीं उगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है ना, हमें ना क्रॉप्स के जेनेटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ता है, उसके अंदर मॉडिफिकेशंस लाने पड़ते हैं, जिसके चलते हम बोलते हैं ना हमको आज के टाइम पे बेनिफिट मिले। ठीक है, उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बोलते हैं। चलो एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। ये एग्जांपल मैंने बहुत बार दिया है, पर चलो आपको भी बताता हूँ। अब सपोज करो हमारे पास 3 आम के पेड़ है। कितने आम के पेड़ है? 3। हम क्या करेंगे, एक आम का पेड़ है जो कि ना बहुत तेजी से लंबा होता है, मतलब बहुत मतलब होता है उसको टाइम नहीं लगता, फटाफट लंबे होते हैं, बट उसका फल जो होता है ना वो छोटा होता है और ना मीठा भी नहीं होता। ठीक है, दूसरा आम का पेड़, उसको उगने में टाइम लगता है, ठीक है, बट उसका जो फल रहता है ना वो बड़ा बड़ा होता है पर मीठा नहीं होता। तो इसके पास कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? इसके पास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये स्पीडली ग्रो होता है। दूसरे के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक था कि इसके जो फल होते हैं ना, फ्रूट होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। तीसरा तीसरा ऐसा था कि उसको उगने में भी टाइम लगता था, उसके फल भी छोटे होते थे, बट उसके फल कैसे होते थे? मीठे होते थे। ठीक है, अपने पास 3 वैरायटी आ गई, एक जो फटाफट उगता है, एक जो बड़ा बनता है, एक जो मीठा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, तीनों से वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक क्या लेंगे? उठा लेंगे। इधर से वो ग्रोथ वाली कैरेक्टरिस्टिक उठाएंगे, यहाँ से मैं उठा लूंगा क्या बोलते हैं अपना बड़े वाली कैरेक्टरिस्टिक, साइज वाली कैरेक्टरिस्टिक, और यहां से मैं उठा लूंगा कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? वो मीठेपन वाली कैरेक्टरिस्टिक। तो वो तीनों कैरेक्टरिस्टिक को लूंगा और मैं एक मतलब बोलते ना एक ऐसा सीड तैयार करूंगा, एक ऐसा प्लांट तैयार करूंगा जिसके अंदर तीनों कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो जब मैं ये कर रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ, यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ और यहाँ से ये कैरेक्टरिस्टिक ले रहा हूँ, तो ये क्या मैं ऐसे हवे से ले लूंगा? नहीं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक उनके अंदर कहाँ स्टोर होंगे? उनके जीन्स में स्टोर होंगे। कहाँ स्टोर होंगे? उनके जेनेटिक्स में। तो मैं उन सबके प्लांट मतलब उन सारे प्लांट्स के जेनेटिक में से वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स निकालूंगा और एक ऐसा जेनेटिक तैयार करूंगा जिसके अंदर ये तीनों गुण होंगे। तो ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं ना, जिनको हम अपने डिजायर, अपने मर्जी के अनुसार बनाते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस उसको एक्सप्लेन करना और उसके एग्जाम्पल देने। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कितने सारे? बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, गोल्डन राइस, हर्बिडाइज्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, 3 अलग अलग क्वेश्चन है और उसको एक्सप्लेन करना है। विच प्रोसेस इज शोन इन द गिवन डायग्राम? अब देखिए यहाँ पूछा है कि कौन सा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया गया है डायग्राम में। अब ये जो है ना, ये जो अलग सा आपको दिख रहा है गोल गोल सा, ये है आपका स्टेम सेल। क्या है ये आपका? स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल से क्या बन रहे हैं? स्टेम सेल से बन रहे हैं अलग 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 क्या, अलग अलग हम टिश्यू बना रहे हैं स्टेम सेल की मदद से। क्या बना रहे हैं? स्टेम सेल की मदद से अलग अलग टिश्यू क्रिएट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एक स्टेम सेल जो बोलता है ना, एक स्टेम सेल, उससे हम लोग अलग 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 प्रकार के टिश्यू, अलग 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 प्रकार के सेल्स बना सकते हैं। मतलब इससे हम स्किन के भी सेल बना सकते हैं, बोन के भी सेल बना सकते हैं, किडनी के भी सेल बना सकते हैं, अलग अलग हर टाइप के सेल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है इधर पे। क्या? विच प्रोसेस इज शोन इन दी गिवन डायग्राम? तो कौन सा प्रोसेस है? द प्रोसेस इन विच द स्टेम सेल इज कन्वर्टेड इनटू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल आर शोन इन द पिक्चर। फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस? क्या इंपॉर्टेंस है? अगर हम ये करने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं कि हम लोग अलग अलग मतलब बोलते हैं ना, एक स्टेम सेल से हम अलग अलग सेल बनाने में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, तो ये बेसिकली हमारे लिए बहुत उपलब्धि वाली बात है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेम सेल से कोई भी ऑर्गन को डेवलप कर सकते हैं, कोई भी टिश्यू को डेवलप कर सकते हैं, और जो टिश्यू जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर खराब हो गया तो उसको हम बदल भी सकते हैं ऐसे। तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उसका ये इंपॉर्टेंस बता दो। तीसरा पॉइंट, विच ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड बाय दिस प्रोसेस? अब नाउ डेज अगर देखा जाए तो लगभग सभी ऑर्गन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आईज, लंग्स, हार्ट, स्टमक, किडनी और भी ऐसे जितने सारे प्रोडक्ट हैं उन सबको हम क्या कर सकते हैं? ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो इसके आंसर में आप ये सब लिख दो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलो आगे बढ़े तो क्या, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम एंड राइट प्रॉपर नेम ऑफ द ब्लॉक। क्या करना है? नाम लिखना है। इसका नाम क्या है? न्यूरॉन। इसका नाम क्या है? स्टेम सेल। इसका नाम क्या है? हार्ट। इसका नाम क्या है? इंटेस्टाइन। एकदम सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट। अब मेडिसिनल प्लांट की इंपॉर्टेंस लिखो। देखो जो हमारा इंडिया है ना, वो मेडिसिनल प्लांट का एक तरह से हब है। हमारे इंडिया के अंदर पुराने टाइम से ही ना आयुर्वेदिक दवाइयां बहुत ज्यादा फेमस है।
आयुर्वेदिक दवाइयां ऐसी दवाइयां होती है जो कि ना हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना उनसे क्रिएट की जाती है, ठीक है। तो हमारे इंडिया के अंदर ये सारी चीजों का बहुत सारा नॉलेज पुराने जमाने से चले आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये मालूम है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आज के टाइम पे तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, इसका इंडिया के हर एक घर घर में यूज होता है। किसी को मालूम हो चाहे ना मालूम हो, देखो मैं आपको आज बताता हूँ कि जो हल्दी होती है ना वो बहुत बड़ी एंटीसेप्टिक होती है। और हमारे कंट्री में पुराने टाइम से जब भी चोट लगती थी तो एंटीसेप्टिक लगा दिया जाता था, हल्दी लगा दी जाती थी। लोगों को ये नहीं पता है कि उन्हें एंटीसेप्टिक बोला जाता है। ये है कि मतलब लोग एक एज अ मिथ उसको लगाते हैं कि चोट लगा तो चलो हल्दी लगा लो, ऐसा। लोगों को उसके यूजेस नहीं पता है, बट ये मालूम है कि किसको कहाँ यूज करना है, ठीक है। तो यही बात है कि मेडिसिनल प्लांट का बहुत ज्यादा यूज है, इसी के इंपॉर्टेंस को आपको ये आंसर में क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। एकदम इजीली कर लोगे आप। चलो अगर आगे बताऊं तो राइट द करेक्ट आंसर इन दी ब्लैंक सर्कल। अब ये ब्लैंक सर्कल में आपको क्या करना है, यूजेस ऑफ स्टेम सेल बताना है। मतलब स्टेम सेल का क्या क्या यूज होता है, उसको आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो, ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यूजेस ऑफ स्टेम सेल बहुत सारे यूजेस है। चलो देखो, देखो यहाँ पे दिया है यूजेस ऑफ स्टेम सेल। पहला क्या, रीजनरेटिव थेरेपी में यूज कर सकते हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज कर सकते हो, ऐसे कर करके आप बहुत सारे यूजेस लिख सकते हो उधर पे। चलो आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठवें पे आ जाओ। अब ये जो छठवा क्वेश्चन है ये आपके साइटोलॉजी से, मतलब आपका जो पहला पार्ट है ना चैप्टर का, उससे रिलेटेड है। अब इसमें क्या बताया मालूम है कि आप एक प्लांट के सेल से कैसे पूरे प्लांट को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। तो उसी चीज को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि देखो, ये देखो फर्स्ट पेज पे आ जाओ तो ये रहा, यहाँ पे ये पार्ट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है साइटोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो मतलब एक प्लांट के सेल से आप कैसे पूरे प्लांट के ऑर्गन, मतलब बोलते हैं ना पूरे प्लांट को डेवलप कर सकते हो, उसी चीज को आपको यहाँ पे बॉक्स में फुलफिल करना है। ओके चलो, छठवा सातवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है, ये आपके एंटीबायोटिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉरी एंटीबायोटिक बोल रहा हूँ, वैक्सीन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो हम लोग वैक्सीन प्रोडक्शन पढ़ा था ना हमने, कि कैसे हम वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये देखिए, वैक्सीन प्रोडक्शन, जो कि मतलब हम लोग वैक्सीन को प्रोड्यूस करते हैं, उससे रिलेटेड हमारा ये बॉक्स दिया है। इसमें क्या करना है, एकदम सिंपली जो खाली बॉक्सेस है उसको क्या करना है, खाली फुलफिल करके लेना है। तो एकदम इजीली आप यहाँ पे करके ले सकते हो। ओके, सो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन में मैं डन समझ रहा हूँ। सेवेंथ भी डन। चलो अब एट की ओर बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और वेयर इट इज मेनली यूज्ड। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है। अच्छा, आपको ये तो पता होगा कि हर एक जो यूनिक, मतलब बोलते हैं ना हर एक जो बंदा होता है उसका जो डीएनए होता है यूनिक होता है, मतलब अलग अलग होता है। आप भले आपके पेरेंट्स से आपका जो डीएनए टेस्ट होता है ना वो सेम होता है, बट फिर भी आपके पेरेंट का डीएनए थोड़ा अलग रहेगा, आपका डीएनए कुछ अलग रहेगा। क्यों मालूम है, क्योंकि जो आप अगर टेस्ट भी कर रहे हो तो किससे करोगे, आपके फादर के डीएनए से करोगे, बराबर। बट आपके डीएनए के तो अंदर आपके पापा और आपकी मम्मी दोनों का डीएनए मिक्स है ना, तो आपका डीएनए क्या होगा, थोड़ा सा माइनर डिफरेंट शो करेगा। सो ऐसे ही ना जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है ना उसको यही बोलते हैं क्या, कि वो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है हर एक बंदे को, ठीक है। और इसका यूज किधर होता है, इसका यूज होता है फॉरेंसिक साइंस में। कहाँ यूज होता है, फॉरेंसिक साइंस। सीआईडी देखा है आप लोगों ने, वो जो उंगलियों के निशान होते हैं उससे वो मतलब लोगों का पता लगाते हैं। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है ना वो साइबर फॉरेंसिक बोल रहा हूँ, फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है। चलो अगर इसका रेफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो यहीं पे देखिए, इसका रेफरेंस भी आपको दे देता हूं मैं। एक सेकेंड, ये देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रेफरेंस मैं आपको दे दे रहा हूँ इधर। यहाँ से आप एक बार अगर रीड कर लेंगे तो आपको एकदम इजीली समझ जाएगा। डीएनए सीक्वेंस ऑफ ईच पर्सन इज यूनिक एज दैट ऑफ द फिंगरप्रिंट्स। देखिए जैसे फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, तो वैसे डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो भी हर एक पर्सन का क्या होता है, अलग अलग होता है। ड्यू टू दिस आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन कैन बी स्टेब्लिश। तो हम लोग आगे जाके ऐसा कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन की अगर हमें आइडेंटिटी पता लगानी है तो हम उसके डीएनए के थ्रू ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली यूज का होता है, इट इज मेनली यूजफुल इन फॉरेंसिक साइंस। कहाँ यूज होता है, फॉरेंसिक साइंस में यूज होता है, फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रिमिनल्स और अदर पर्पसेस। ओके, सो ये इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म। पहला स्टेम सेल, दूसरा क्लोनिंग, तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब देखिए स्टेम सेल के बारे में मैंने बता दिया है और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है।
फिर से चलो बता देता हूँ, स्टेम सेल को हम बोलते हैं मदर ऑफ ऑल सेल। इससे हम लोग अलग अलग प्रकार के जो सेल्स है उसको क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उन्हीं सेल से आगे जाके हम ऑर्गन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टेम सेल के बारे में आप लिखेंगे। क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक जो ऑर्गेनिज्म है ना, उसी के जैसे दिखने वाला एक और एक ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग बोलेंगे। ओके, और तीसरा आपका क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, ये भी हम जान चुके हैं क्या होता है, कि जब हम क्रॉप्स को अपनी मर्जी से अपने डिजायर के अनुसार क्या करते हैं, उसके अंदर बदलाव लाते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो इन सब के बारे में एक एक मतलब बोलते हैं ना, डेफिनेशन भी इन तीनों का लिख दोगे तो 3 मार्क तुम्हारा ऐसे चुटकी में तुम्हारे हाथ में आएगा। चलो नेक्स्ट, राइट डाउन 4 बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी देख लो बेनिफिट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग में भी दिखाया था मैंने आपको, चलो वापस से देख लेते हैं। ये रहा बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वो भी 4 ही बोला है क्योंकि 4 ही पॉइंट्स इधर दिए ही हैं, तो चारों पॉइंट आप लिख दो। कितने मार्क के लिए आपको मिलेगा, 2 मार्क के लिए आपका 4 पॉइंट। वैसी बेसिक सी बात है, अगर आप 4 पॉइंट लिख रहे हो तो उसके आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, 6 के 3, वैसे ही आपका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 4 मार्क्स के लिए 2 मार्क के लिए आपको कितने लिखने हैं, 4 पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो सारे बेनिफिट्स है। पहला क्या है, इट बिकम पॉसिबल टू इंक्रीज, मतलब हम लोग ईल्ड बढ़ा सकते हैं। ईल्ड का मतलब होता है फसल की तादाद, फसल की क्वांटिटी, क्रॉप्स की क्वांटिटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग मतलब फ्रूट फल उसके अंदर अलग अलग फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, तीसरा हो जाएगा। और चौथा, हम लोग है ना ऐसे मतलब प्लांट्स को डेवलप कर सकते हैं जो एकदम एडवर्स कंडीशन में भी क्या हो जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स है बायोटेक्नोलॉजी के। बेसिक से 4 बेनिफिट्स है, आप लिख दोगे आपके इजीली मार्क्स आ जाएंगे। चलो 11वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कंप्लीट द फॉलोइंग कंसेप्चुअल पिक्चर, राइट इट यूजेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस। क्या है, यूजेस ऑफ स्टेम सेल। अभी हमने ऊपर भी देखा यूजेस ऑफ स्टेम सेल, उसी को आपको यहाँ पे लिखना है। चलो, व्हाट इज स्टेम सेल, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ स्टेम सेल। अब क्या बोला है, स्टेम सेल क्या होता है और उसके 4 यूजेस आपको बताने हैं। तो पहला, स्टेम सेल क्या होता है, स्टेम सेल मदर ऑफ ऑल सेल बोल सकते हो आप। उससे आप बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना अलग अलग सारे ऑर्गन्स क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं आपको बताता हूँ कि ना स्टेम सेल असल में होता क्या है। स्टेम सेल असल में क्या होता है मालूम है क्या, जब ना बेबी क्रिएट होता है, मतलब ना जब मेल और फीमेल के बीच में इंटरकोर्स होता है और उन दोनों के जो सेल्स होते हैं, मतलब मेल सेल मतलब क्या, स्पर्म, फीमेल सेल मतलब क्या, ओवम, दोनों क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, तो एक जायगोट फॉर्म होता है। अब जायगोट इज नथिंग बट दी ग्रुप ऑफ सेल्स, क्या बोल सकते हो आप उसको, ग्रुप ऑफ सेल्स। अब वो जो ग्रुप ऑफ सेल होते हैं ना, उसके अंदर सारे सेल क्या होते हैं, एक तरीके के होते हैं। सारे सेल कैसे होते हैं, एक तरीके के होते हैं। तो जब वो धीरे धीरे डेवलप होता है ना ऑर्गेनिज्म, तो वो धीरे धीरे सेल अलग अलग रूप में आने लगता है। तो जब वो बोलते हैं ना, जब वो एक तरीके के होते हैं ना वो सारे सेल, अगर उसमें से आपने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया, जब वो एम्ब्रियो में क्रिएट होता रहता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, तो वो टाइम पे अगर आपने एक सैंपल कलेक्ट कर लिया तो आपका एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का सैंपल होगा। ठीक है, फिर एक और एक तरीके से आप स्टेम सेल कलेक्ट कर सकते हो, जब ना बच्चा पैदा हो जाता है तो जो मदर का एम्बिकल कॉर्ड होता है ना, उसके अंदर का जो ब्लड रहता है ना, उसके अंदर भी स्टेम सेल के सैंपल्स रहते हैं, तो उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। फिर एक और एक है कि जो आप अडल्ट स्टेम सेल कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो आप, अडल्ट स्टेम सेल बेसिकली आप कहाँ से ले सकते हो, कि जो अडल्ट मेल पर्सन होते हैं ना, मेल नहीं अडल्ट पर्सन होते हैं ना, उनके बोन मैरो में से या फिर उनके जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर से आप लोग क्या कर सकते हो, ये स्टेम सेल को कलेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली आपने ये बता दिया। आप उसके 4 यूजेस, पहला यूज कि उससे आप अलग अलग मतलब ऑर्गन को डेवलप कर सकते हो। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम आता है। तीसरा, अगर कोई ऑर्गन खराब हो गया या फिर बोलते हैं ना अच्छे से यूज नहीं कर रहा, तो उसको आप उससे बदल सकते हो। तो ऐसे करके आपको 4 यूजेस लिखने हैं स्टेम सेल के, एकदम सिंपल, कुछ भी हार्ड है नहीं। ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका खत्म होता है। ठीक है, 8 चैप्टर आज मैं मतलब बोलते हैं ना ऑफिशियली बोल रहा हूँ कि 8 चैप्टर आपका हो गया खत्म। अगर आपको कोई भी चैप्टर के वन शॉट वीडियोस चाहिए तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा वापस से कि कमेंट कीजिए कि हमें वन शॉट ये चैप्टर का चाहिए या फिर ये चैप्टर का चाहिए। और प्लीज अपना सपोर्ट दिखाइए हमारे C10 यूट्यूब चैनल के प्रति। ठीक है, कैसा है ना, जब आप सपोर्ट दिखाएंगे, कैसे सपोर्ट दिखाएंगे, बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग ऑन आवर वीडियोस, देन वी विल गेट अ मोटिवेशन टू मेक more informative video like this. Okay, so we are requesting, please subscribe our channel,
like, share and comment with your friends, by which they also get the benefit of our knowledge, and they will get they will we will help them to get the best marks in their board examination. Okay, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।